माननीय शरण जी, कार्यकारी अध्यक्ष बहनों, श्रीमान उदयराव पटवर्धन जी, उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, मान्यवर कामत जी, आपके महामंत्री, मंच पर उपस्थित अन्य कार्यकर्ता, बहनों और भाई। वास्तव में मुझे कल आना चाहिए, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में स्वागत करने का जुम्मा मेरा है। मैं कल आपके बीच में नहीं आया, इसके लिए मैं क्षमा करता हूं। मित्रों, मुझे मुझे बहुत लंबी बात आपसे नहीं करनी। माननीय उदयराव जी आपके साथ दोपहर तक रहेंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे। कल भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे बातचीत करते गए। मैं केवल 2-3-4 छोटी छोटी सूचनाएं जो मेरे पास है वो आपको देता हूं। अभी एक घटना घटी कलकत्ता, बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। हमारे देश के कोयला मंत्री कलकत्ता गए थे कोयला के मजदूर संगठनों से बातचीत करने के लिए। सब संगठन के प्रतिनिधि जब बैठे तो उन्होंने इंटर से कहा कि आपसे मुझे कोई बात नहीं करना है, क्योंकि आपकी सरकार है, वहां बैठकर फैसला कर लेते हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लोग के हमारे साथी बैठे थे, उनको कहा कि आपके भी नेता संसद में बैठकर आपसे क्या चर्चा करें, आप यहाँ कुछ बोलते हैं, वहां कुछ बोलते हैं, इसलिए आपकी चर्चा का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं। मैं तो कलकत्ता में केवल भारतीय मजदूर संघ से चर्चा करने आया हूं, जो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केवल भारतीय मजदूर संघ से केंद्र की सरकार कोयला के क्षेत्र में चर्चा करना चाहती। दूसरी घटना घटी अभी 17 अक्टूबर को हम स्टैंडिंग लेबर कमेटी में यही दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस उसकी होती है। लगभग 150 डेलीगेट आते हैं। भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के 9 मंत्री उस कार्यक्रम में थे पूरा दिन। सेक्रेटरी और कमिश्नर तो रहते हैं। बड़े उद्योगपतियों में राहुल बजाज जैसे उद्योगपति पूरा दिन बैठे। लेकिन राहुल बजाज जैसे व्यक्ति को समय मिलना बड़ा काम होता है। देश के श्रम मंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वो आईएलसी के लिए एजेंडा तय करने वाला फोरम है, उसकी सीमा लेकर 3 ही एजेंडे तय कर सकता। भारतीय मजदूर संघ ने 3 एजेंडे प्रपोज किए कि देश के लिए न्यूनतम वेतन तय करो, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करो, और तीसरा आईएलओ की रेटिफिकेशन करो कन्वेंशन से। सब होने के बाद भारतीय मजदूर संघ का जो एजेंडा था, सभी मजदूर संगठनों ने उसको सेकंड किया। उन्होंने कहा कि हमको कोई एजेंडा नहीं देना है, भारतीय मजदूर संघ का एजेंडा ही हमारा एजेंडा है। और उसको आपको अच्छा लगेगा, सारा जवाब होने के बाद 3 में से 2 एजेंडे ये भारतीय मजदूर संघ के स्वीकार किए गए। न्यूनतम वेतन पर चर्चा होगी, सोशल सिक्योरिटी पर चर्चा होगी, और तीसरा एक एजेंडा मैनेजमेंट का माना जो हमारा भी है, वह स्किल अपग्रेडेशन। स्किल अपग्रेडेशन करने में किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती। एक प्रकार से तीनों एजेंडे पहली बार भारतीय मजदूर संघ ने स्वीकार किया। एक और महत्वपूर्ण घटना भी 8 नवंबर को जंतर मंतर पर घटी। देश भर में सभी संगठनों का जेल भरो अभियान था, सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर। इस जेल भरो अभियान में जंतर मंतर पर देश का शीर्ष नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ के हमारे सम्माननीय महामंत्री, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी, एटक के राष्ट्रीय महामंत्री गुरदास दास गुप्ता जो सांसद भी है, सीटू के राष्ट्रीय महामंत्री कपिल सेन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे तमाम शीर्ष नेतृत्व ट्रेड यूनियन का जंतर मंतर पर खड़ा था। क्रम अनुसार पहले भारतीय मजदूर संघ ने अपनी बात कही, हमारे पास संजीवा रेड्डी अपनी बात कह रहे थे। उसमें गुरदास दास गुप्ता अपने महामंत्री के पास आए और उन्होंने कहा कि आज मैं वह सब बात करने वाला हूं जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं। अपने महामंत्री ने पूछा भी ऐसा आप क्या बोलने वाले? तो मेरा थोड़ा सस्पेंस रखिए और मेरा नंबर आने दीजिए, फिर मन से सुनिए कि मैं क्या बोलूं। थोड़ी देर बाद उनका नंबर आया, मंच पर खड़े
वो लाल सलाम और इनकलाब जिंदाबाद से शुरू करते रहे। आज से मैं वह बात आपसे करना चाहता हूं जो जिंदगी में कभी नहीं की, इसलिए मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। 3 बार उन्होंने इस बात को रिपीट किया और इसके बाद दूसरा स्लोगन दिया उन्होंने वंदे मातरम। यानी पहली बार देश का कोई शीर्ष सांसद कम्युनिस्ट पार्टी का वो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलो। और ये घटना कोई अचानक घटी ऐसा भी नहीं, कि बहुत सोची विचारी घटना घटी। क्योंकि अभी 3 दिन पहले मीरा कुमार जो देश की लोकसभा की अध्यक्ष, देश का संविधान संसद का अधिवेशन शीतकालीन ठीक ठाक चले, इसलिए उसने सभी और पार्टी लीडर्स की मीटिंग बुलाते ही परंपरा है। उसमें गुरदासपुर भी गए थे सीपीआई के नेता के नाते। लोकसभा की प्रतिपक्ष की नेता सुषमा जी गई तो सुषमा जी को उसने कहा कि बहन जी अब मैंने आपकी लाइन दे दी, अब हमें बोलना शुरू किया वंदे मातरम और भारत माता की। यानी विचार करने के बाद उसने वो विषय वहां पर रखा। उसने दूसरी बातों में व्याख्या करती, वो ये कह रहे थे कि भाई साहब आप 23 नवंबर की रैली भारतीय मजदूर संघ की ठीक होनी चाहिए। यानी अपनी ये जो कल की सभा है, रैली है, इस पर केवल भारतीय मजदूर संघ की निगाह नहीं, तमाम संगठनों सबको ध्यान में आ गया कि हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं, जो कुछ करेगा भारतीय मजदूर संघ करेगा। इसलिए तमाम नेता अपने महामंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सब प्रयत्न करिए और इस रैली को जबरदस्त ढंग से कामयाब करिए ताकि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में मोड़ आ जाए। हम इसी बीच में एक आमंत्रण पर लेबर सेक्रेटरी से मिलने गए। देश के लेबर सेक्रेटरी ने अपने महामंत्री से पूछा कि 23 नवंबर की रैली आपकी कैसी होगी। यानी देश का लेबर सेक्रेटरी हमारी रैली पर निगाह रखता है, देश के विभिन्न श्रम संगठन हमारी रैली पर निगाह रखते हैं। और एक और महत्वपूर्ण घटना 2 दिन पहले घटी कि देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भारतीय मजदूर संघ को आमंत्रण भेजा कि आप क्या कहना चाहते हो, मेरे से आकर आप बात। देश के राष्ट्रपति का आमंत्रण आज तक किसी मजदूर संगठन को नहीं मिला। भारतीय मजदूर संघ को पहली बार मिला है और 6 प्रतिनिधि कल 11:40 पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आप सबकी बात कहकर आए। पहले उसने कहा कि आप रैली में भाषण करने बात में रहिए, पहले हमसे आकर के बातचीत कर। यानी भारतीय मजदूर संघ की इस रैली का प्रभाव कितनी दूर तक जाने वाला है, ये एक महत्व का बिंदु बन गया। केवल एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये रैली हम केवल रैली के लिए नहीं करते, रैली और रैली ऐसा इसका मुद्दा नहीं, अपनी ताकत दिखाना है ऐसा भी कोई विषय नहीं, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ की ताकत ना सब चल। केवल तो बात कहना चाहता हूं, आप जब नौकरी में आए होंगे आपके मन में एक बात रही होगी कि 58 साल 60 साल जो भी आपका सर्विस कंडीशन होगा तब तक मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी। यानी जॉब सिक्योरिटी ये कर्मचारी को जिस दिन वो ज्वाइन करता था उस दिन उसको मिलती है। दूसरा उसको मिलती सर्विस कंडीशन। मैं नौकरी में रहूंगा, जॉब में रहूंगा तो मेरी एक सर्विस कंडीशन रहेगी, समय समय पर मेरे वेतन में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, ट्रांसफर की पॉलिसी बनेगी, प्रमोशन की पॉलिसी बनेगी, एक सर्विस कंडीशन मेरी ठीक ठाक रहेगी। तो ये सोचकर आता है। और तीसरा बिंदु वो सोचकर आता है कि मेरा सोशल सिक्योरिटी ठीक ठाक रहेगा, मेरे रिटायर होने के बाद कोई ग्रेचुटी मिलेगी, कोई पेंशन मिलेगी, कोई मेडिकल की स्कीम मिलेगी। यानी वो 3 चीज सोच करके नौकरी जाता है, जॉब सिक्योरिटी, सर्विस कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी। मित्रों तीनों है क्या? आज आपकी जॉब सिक्योरिटी है क्या? कर्मचारी जो रिटायर होता है उसकी ठेके पर भर्ती करो, आउटसोर्स करो, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है।
कब हटा देंगे? जिस दिन साहब को आपकी शक्ल पसंद नहीं आई उस दिन आपकी नमस्ते। फिर आपको सर्विस कंडीशन है क्या? जब आप आउटसोर्स में कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो आपकी प्रमोशन, आपकी वेतन, आपकी इंक्रीमेंट, आपका बोनस, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और सोशल सिक्योरिटी तो क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो बाकी सोशल सिक्योरिटी का कोई आज ये तीनों चीज खतरे में। आज जितना देश भर का ऑर्गेनाइज सेक्टर में परमानेंट एम्प्लॉई है उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई। पिछले 7 साल में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में सरकार ने प्रोग्रेस की। 7 साल पहले संगठित क्षेत्र की संख्या होती थी 8% और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या थी 92%। अभी जब प्लानिंग कमीशन में इस बार एक और आपको सूचना हो सकती है आपके लिए कि प्लानिंग कमीशन में इस बार भारतीय मजदूर संघ बराबर का भागीदार है। भारतीय पंचवर्षीय योजना हम उसमें प्रतिनिधि। वहां जब जाकर बैठे तो ध्यान में आया कि सरकार ने प्रोग्रेस की। ये 92% की अनऑर्गेनाइज फोर्स बढ़कर के 94% हो गई और ऑर्गेनाइज सेक्टर की फोर्स 8% से रिड्यूस होकर के 6% कर गई। ये सरकार ने प्रोग्रेस की। सरकार कौन सी बोल रहे? जीडीपी बढ़ रहा। जीडीपी बढ़ते बढ़ते भी सरकार के कहने पर बात है कि 32 रुपए और 26 रुपए में गुजारा कर लीजिए। 32 रुपए में भी गुजारा कर लेंगे तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं। ये सरकार ने प्रोग्रेस की। इन सब मुद्दों पर हमारी ये बेटी, इसलिए मैं आप सबको आपके एजेंडा में भी है, मैं आपको निमंत्रण भी देता हूं कि अपने इष्ट मित्रों सहित जो बाहर से आए हैं वो ठीक है, जो दिल्ली के कार्यकर्ता है, क्योंकि किसी भी बड़े दफ्तर में समारोह में जाना हो तो ऐसा बताया है कि अकेले नहीं जाना चाहिए। अपने 2-4 इष्ट मित्रों को लेकर के बड़े प्रोग्राम में जाना चाहिए। तो कम से कम दिल्ली और आसपास के कार्यकर्ता अपने सब इष्ट मित्रों सहित, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ कैसा है, कितना 4 अनुभव को हाथी दिखाया। हाथी कैसा है? जिसके हाथ में हाथी का पूंछ लगा उसने का रस्से जैसा है, जिसको पांव पकड़ में आया उसने का पिलर जैसा है, जिसने शरीर देखा उसने का पहाड़ जैसा है, जिसने कान देखा उसने का छाछ छलनी जैसा है। हाथी का छाछ है, न पहाड़ है, न पिलर है, हाथी तो हाथी है। वैसे भारतीय मजदूर संघ कैसा है? जैसे समुद्र को देखकर समुद्र की कल्पना हो सकती है, वैसा एक कल्पना कार्यक्रम देखकर किसी को भी भारतीय मजदूर संघ की ठीक कल्पना हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि अपने इष्ट मित्रों से कल के कार्यक्रम में आइए। दूसरा एक और निवेदन करता हूं आपसे, बड़े लोग, इस रैली का एक बहुत बड़ा खर्चा है। एक अनुमान कर रहे थे दिल्ली में लगभग 35 लाख रुपए का हमारा बजट है। तो जब रैली में बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, सत्संग समारोह में जाते हैं, तो कोई खाली हाथ नहीं जाता। जाते हैं क्या? मंदिर गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमने अपील भी की है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अध्यक्ष ने अपील भी की है। अपील 4 लोगों से की है। प्रदेश भारतीय मजदूर संघ से अपील की है, केंद्र के जो हमारे महासंघ है उनसे अपील की है, जो रजिस्टर्ड यूनियन है उससे अपील की है, और सबसे महत्वपूर्ण अपील इंडिविजुअल भारतीय मजदूर संघ का जो मेंबर है जिसमें आप सब आते हैं, सबसे इंडिविजुअल अपील की है कि सब ने कुछ न कुछ भारतीय मजदूर संघ की इस रैली के लिए 1 रुपए से लेकर और आप कितना दे सकते हैं। इसमें शुरुआत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। जब ये अपील की तो उन्होंने कहा कि अपील करने से पहले मुझे ही देना चाहिए। उनको फॉलो किया महामंत्री ने, कहा कि मुझे जब अपील करनी है तो मुझे भी देना चाहिए। सबने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें मिले, इतना ही निवेदन करते हुए और अधिकतम संख्या में कैसे आते हैं इसकी योजना करते हुए आप सब कल मिलेंगे, इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात करता हूँ। जय